मनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मैनपुरी की, जहां डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है और ये साफ कर दिया है कि मैनपुरी में अभी किसी और राजनीतिक दल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं बात करेंगे शिवपाल यादव की, क्योंकि मैनपुरी में सपा की जीत में सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की ही हो रही है। लेकिन आज रामपुर में आजम खां का तिलिस्म टूट गया है, क्योंकि भाजपा ने रामपुर में कमल खिला दिया है। लेकिन खतौली की हार ने भाजपा की जीत का मजा खराब कर दिया है, क्योंकि जिस खतौली में भाजपा ने पूरे प्रदेश की राजनीति इसने बदल दी थी, उस खतौली में सपा रालोद ने मिलकर भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज सबसे पहले बात मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत की, जिससे समाजवादी पार्टी में नया जोश भर दिया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। सवाल इस बात का था कि अखिलेश यादव क्या पिता की विरासत को बचा पाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने मैनपुरी की बाजी को जीतकर साफ कर दिया है कि उन्हें उनके घर में चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है, भाजपा इस बार मैनपुरी में कमल खिलाने की खूब कोशिशें कर रही थी, दम भर रही थी, लेकिन भाजपा मैनपुरी को हिलाना तो दूर छू भी नहीं पाई। क्योंकि भाजपा ने जिन रघुराज शाक्य पर दाव लगाया था, वो अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। लेकिन सवाल ये है कि जो जीत सपा को मैनपुरी में मिली है, क्या उसका असर 2024 में भी होगा? डिंपल ने जीती लड़ाई, अब 24 में होगी चढ़ाई। विरासत की परीक्षा में पास हुए अखिलेश, मैनपुरी से विजयी संदेश। सपा का सबसे मजबूत किला जो फिर एक बार नहीं हिला। मैनपुरी सपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है। ये डिंपल की जीत ने फिर एक बार साफ कर दिया है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान भाजपा कमल खिलाने का दम भरती रही, लेकिन वो सपा के किले को हिलाना तो छू भी नहीं पाई। जबकि भाजपा ने मैनपुरी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सीएम योगी ने 2 जनसभाएं की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने 3 सभाएं की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और कई सांसद, कई राज्य मंत्री मैनपुरी में डेरा डाले रहे। लेकिन इतना जोर लगाने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। नेताजी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, मैं समझता हूँ वो नेताजी के न रहने के बाद भी नेताजी सदैव हम सबके बीच में अमर रहेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की मैं कह सकता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी कुशल रणनीति के आगे सब फेल हो गए। तो ये जो भाजपा का कैंडिडेट है मजबूती से तो लड़ा भाई? नहीं, बिल्कुल इतना मजबूती से लड़े हैं वो कि बेचारे वो अपने बूथ पर अपना सम्मान नहीं बचा पाए और लगभग 183 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे वो अपना ही बूथ हार गए हैं। डिंपल यादव ने पहले चरण में जो बढ़त बनाई, वो दूसरे चरण के बाद बढ़ती चली गई। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी का चुनाव 94,389 वोट से जीता था, लेकिन डिंपल की जीत का मार्जिन करीब 3.25 लाख वोट से भी ज्यादा का है, जो बताता है कि समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में हर जाति का वोट मिला। दरअसल सपा ने ये पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा, और जब मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए वोट मांगा तो जनता ने डिंपल की झोली वोटों से भर दी। क्योंकि जहां डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले, वहीं भाजपा के रघुराज शाक्य को सिर्फ 3,29,659 वोट, जिससे डिंपल ने मैनपुरी की बाजी 2,88,461 वोट से अपने नाम जीत ली। आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। नेताजी ने हमेशा
लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वहीं भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है उसका समर्थन जनता ने किया है। मैनपुरी की इस जीत ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, क्योंकि न सिर्फ मैनपुरी बल्कि इटावा से लेकर आगरा, लखनऊ और कन्नौज तक में सपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। नेताजी की मृत्यु के बाद जो उपचुनाव आया उसमें मैनपुरी नेताजी की विरासत को संभालने के लिए घर की बहू डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया और मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत डिंपल यादव ने दर्ज की। अब बड़ा सवाल ये है कि मैनपुरी की ये जीत 24 पर असर डाल पाएगी। संदेश दे रहा है 2024 के लिए। इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया। वहीं अब आगे 2024 की चुनौती है। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग काफी ज्यादा खुश हैं। आज बहुत बड़ा दिन कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब बड़ी मुश्किलें 2024 में खड़ी हो सकती हैं। जानकार भी ये मानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव की संगठन की क्षमता, पार्टी को चलाने की क्षमता और अखिलेश यादव का जोश मिल करके एक बड़ी चुनौती 2024 में बीजेपी के लिए पेश करेगा। क्योंकि जितनी ताकत के साथ अखिलेश ने मैनपुरी का चुनाव लड़वाया, जिस तरह से उन्होंने एक एक वोट को जोड़ा, क्या वो 2024 में भी हो पाएगा? क्योंकि अक्सर हार सबक देती है, पर सपा के लिए मैनपुरी की ये जीत भी एक सबक है कि अगर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए तो भाजपा का विजय रथ भी रोका जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तीसरी बार है जब डिंपल यादव सांसद बनकर लोकसभा पहुंची हैं, लेकिन डिंपल यादव की इस जीत में शिवपाल यादव की रणनीति की खूब चर्चा है, या यूं कहें कि शिवपाल यादव की खींची लक्ष्मण रेखा थी जिसने जीत डिंपल की झोली में डाल दी। क्योंकि डिंपल यादव को जो वोट मिले उसमें सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर की उस सीट से मिले हैं जो इस पूरे चुनाव में गेम चेंजर मानी जा रही थी, और शिवपाल यादव ने साबित कर दिया कि मैनपुरी में उन्हें साधे जीत की बात करना नामुमकिन है। और अब भाजपा के सामने मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है कि शिवपाल यादव की सपा में घर वापसी हो गई है और अब शिवपाल ने जीवन भर सपा का झंडा उठाने की कसम खा ली है। संकट मोचक बने शिवपाल, मैनपुरी में जीत का रंग लाल। छह साल बाद शिवपाल की घर वापसी, सपा में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण। मैनपुरी की जंग जीती भले ही डिंपल यादव ने है, लेकिन चर्चा हर तरफ शिवपाल सिंह यादव की हो रही है, क्योंकि वो शिवपाल ही थे जिन्होंने बहू डिंपल को जिताने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि भाजपा के रघुराज की एक नहीं चल पाई। क्योंकि डिंपल यादव की जीत में सबसे बड़ा योगदान जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का है, जिसे शुरू से ही मैनपुरी चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था। और ये बात जसवंत नगर ने साफ भी कर दी, क्योंकि डिंपल को जितने वोट जसवंत नगर से मिले उतने करहल से भी नहीं मिले। यही वजह है कि जब अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जसवंत नगर की जनता का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करहल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैनपुरी की जीत में सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की हो रही है, क्योंकि डिंपल की जीत में सबसे बड़ी भूमिका जसवंत नगर की है, जहां से विधायक शिवपाल सिंह यादव हैं। और शिवपाल सिंह यादव ने इस बार 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से बढ़त दिलाई है जसवंत नगर से, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चाचा ने कमाल कर दिया और भतीजे ने चाचा को अपने में शामिल कर लिया।
मैनपुरी की इस जीत ने चाचा भतीजे के बीच की हर दीवार गिरा दी है, जिसकी गवाही देने के लिए इस तस्वीर से बड़ी कोई और तस्वीर नहीं हो सकती। 6 साल बाद शिवपाल यादव की सपा में घर वापसी हो गई है और शिवपाल ने भी जीवन भर सपा का झंडा उठाने की कसम खा ली है। अब झंडा गाड़ी से नहीं उतरेगा। गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा ही रहेगा। देखिए, तेज रफ्तार से अभी दौड़ी और दौड़ती रहेगी। एक तरफ जहां प्रसपा का सपा में विलय हुआ, तो दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव के ट्विटर का बायो बदल गया। आखिरकार समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का झंडा सौंपते हुए उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में करा दी। शिवपाल यादव ने इसके बाद कहा कि अब कभी भी उनकी गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतरेगा। शिवपाल के आने से अखिलेश भी बहुत खुश हैं, जिन्हें मैनपुरी की जीत में भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ एकजुट नजर आ रहा है। चाचा जी को किस तरह से पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा? अब तो उन्होंने पूरी तरह सदस्यता भी ले ली है, विलय भी कर लिया पार्टी। देखिए, पूरी तरीके से उन्होंने इस चुनाव में जसवंत नगर के साथ साथ और भी विधानसभाओं में जाके प्रचार किया और बहुत जितने वोट से वो नहीं जीते थे उससे ज़्यादा वोट से उन्होंने लोकसभा में जितवाया और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, जहाँ पार्टी के लिए परिवार के लिए भी एक बड़ा क्षण है और निश्चित तौर बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। चाचा जी को आज अखिलेश जी ने अपना झंडा दिया है, तो कैसा मैसेज अब जाएगा? चाचा जी के लिए कोई नई चीज़ नहीं, यही झंडे में चाचा जी यहाँ तक आए थे और आज वापस उसी झंडे में। मैं समझता हूँ इससे बेहतर और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, चाचा जी के लिए भी, पार्टी और परिवार सभी के लिए। और मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उनको समाजवादी पार्टी में झंडा देकर वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैंने शिवपाल ने ज़्यादा कर ली, हम तो थोड़े दिन करे पाई। अच्छा, शिवपाल के परिवार में एक होने का फायदा मिला क्या? खूब मिला। क्या फायदा? कि सब परिवार एक हो गया, उसका फायदा सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। लेकिन चाचा भतीजे का साथ आना भाजपा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा, क्योंकि कोई इसे आत्मसम्मान से समझौता बता रहा है, तो कोई इसे शिवपाल का लालच बता रहा है। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको शामिल किया, ना टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का शर्त था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे, वो आज वो भाजपा में आ जाएं, तो ये उनका चीजें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए शिवपाल सिंह यादव स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। बता दें कि जब शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर अखिलेश के साथ आए थे, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। भाजपा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरह से शिवपाल को पहले धोखा मिला, इस बार भी मिलेगा। तो उनका फैसला सही है। अब उनको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में वो उनका भविष्य है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ जा सकते हैं, या श्री अखिलेश यादव जी चुनाव है तो चाचा के पांव छू सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद बना रहे उसको। दरअसल 6 साल में ये चौथी बार है जब शिवपाल और अखिलेश के बीच समझौता हुआ। यही वजह थी कि दोनों के रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब अखिलेश ने तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि शिवपाल न सिर्फ सपा के विधायक हैं, बल्कि सपा के नेता हैं। और अब सवाल इस बात का है कि शिवपाल ने सपा का झंडा उठा तो लिया है, पर पार्टी में आगे उनकी भूमिका क्या होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा और एक एक वोट को उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर बताया। आज जब मैनपुरी में जीत मिली तो पूरा समाजवादी कुनबा मुलायम के समाधि स्थल पर पहुंचा, जहां अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। कैसा आप महसूस कर रहे हैं और इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं? ये जीत मैनपुरी की जनता ने और मैनपुरी लोकसभा की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
एक एक वोट जो पड़ा है वो नेताजी को याद करके डाला है लोगों ने। नेताजी ने जो काम किया है या नेताजी ने जो क्षेत्र बनाया था, परिणाम से दिखाई दे रहा है कि कितना लोगों से नेताजी जुड़े रहे। और इस जीत को आप लगता है कि भाजपा ने बहुत घेरने की कोशिश की लेकिन घेर नहीं पाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शुरुआती दौर से नकारात्मक राजनीति रही। अगर हम उनके स्टेटमेंट्स देखें, उनके जिस तरीके से व्यवहार था, जो निर्देश दिए जा रहे थे प्रशासन के माध्यम से, वो लगातार नकारात्मक था। मैं समझता हूँ मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया है। और सपा और प्रसपा का विलय हो गया? विलय है और आगे आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी चाचा को, और आप आगे देखेंगे दोनों मिलकर काम करेंगे। और जो रामपुर में है, मुझे दुख है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन की जानकारी के बाद भी, और उनको समय समय पे हम लोगों ने वीडियोस भी टैग किए, जानकारी भी दी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर का चुनाव दोबारा कराना चाहिए। कम से कम जनता को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वोट डालने का पूरी आज़ादी मिले। कतौली में तो गठबंधन ने कमाल कर दिया। गठबंधन ने पहले भी कमाल किया था, किन्हीं परिस्थितियों में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये गठबंधन रहेगा। और अब बात रामपुर की, जहां आजम खां की बादशाहत पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि जिस रामपुर में 4 दशक से आजम खां और उनके नाम का सिक्का चलता था, वहां आजम खां का न सिर्फ चुनावी बाजी हार जाना बल्कि अपना गढ़ गवा देना बहुत कुछ कहता है। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या आजम खां चूक गए हैं, क्योंकि 6 महीने में ये दूसरी बार है जब उनके हाथ हार आई है, और ये पहली बार है जब आजादी के बाद रामपुर में भाजपा का कमल खिला है। रामपुर में टूट गया आजम खान का तिलिस्म। आजादी के बाद पहली बार खिला भाजपा का कमल। न आंसू कमाए न अंगारे, गर्दिश में आजम के सितारे। जिस रामपुर में पिछले 4 दशक से आजम खान और उनके परिवार की तूती बोलती थी, उस रामपुर को भाजपा ने 33,000 वोट से जीत लिया है। ये आजादी के बाद पहला मौका है जब रामपुर में भाजपा का कमल खिला है। रामपुर में भी लंबे कालखंड के बाद भारतीय जनता पार्टी जीती है। रामपुर की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में एक विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उन कामों को लेकर और अच्छे से हम जनता के कल्याण के लिए काम करें। ये रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आज इतिहास रचा है, और वो जिस तरीके का इतिहास रचा है वो सब जनता के सामने है। आज यहाँ के जो मुस्लिम भाइयों ने योगी सरकार में विश्वास जताकर जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुना है, उसके लिए मैं रामपुर जनता को सलाम करता हूँ। और जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया वो चैप्टर यहाँ से क्लोज हो चुका है। यहाँ सिर्फ उद्योग की बात होगी, कारोबार की बात होगी और रोजगार की बात होगी। रामपुर में भाजपा के आकाश सक्सेना को 80,964 वोट और सपा के आसिम राजा को 47,262 वोट मिले। हालांकि आसिम राजा भाजपा की इस जीत को प्रशासन की जीत बता रहे हैं, जिनका आरोप है कि उनका चुनाव भाजपा से नहीं बल्कि प्रशासन से था। के लोगों को वोट डालने बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया, गली गली आतंक मचाया गया, उनके मतदाताओं के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस पिकेट लगा दी गई, पर्चियां फाड़ दी गई। रामपुर का इलेक्शन पुलिस ने कैप्चर कर लिया है, तो ये जीत रामपुर के पुलिस को मुबारक। गौरतलब है कि रामपुर में कम वोटिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि रामपुर में सिर्फ 33% मतदान हुआ। सपा का आरोप है कि प्रशासन ने लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया। इसको लेकर चुनाव आयोग तक से शिकायत की गई। बात इतनी बढ़ गई कि सपा ने इस चुनाव को रद्द करने तक की मांग कर डाली। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे। उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहां पर फेयर इलेक्शन होता, वहां पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रामपुर में आजम खान का तिलिस्म टूट चुका है, क्योंकि रामपुर विधानसभा वो सीट है जिसकी पहचान पिछले कई चुनाव से आजम खान के रूप में रही।
लेकिन इस बार इसकी पहचान पूरी तरह से बदल गई है। रामपुर में कम वोटिंग चर्चा का विषय बनी रही। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, लेकिन अब रामपुर में आजम खान की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। वहीं एक सवाल आजम की पॉलिटिक्स का भी है, क्योंकि उनकी सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है। वो अगले 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आजम में अब इतना भी दम नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता पाए, क्योंकि रामपुर की इस हार ने साफ कर दिया है कि चीखने चिल्लाने से वोट नहीं मिलते। आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए आजम खान जो कर सकते थे वो सब किया, लेकिन आजम का कोई हथियार काम नहीं आया। कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। आजम खान इस विधानसभा सीट से 10 बार चुनाव जीते थे। लगभग 45 साल का उनका राजनीतिक कैरियर वर्चस्व वाला रहा, लेकिन इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को लगभग 34,000 वोटों से हरा दिया। आजम खान अपने इस वर्चस्व को बचाने में नाकाम रहे। वहीं एक सवाल आसिम राजा के सामने भी खड़ा है, क्योंकि नतीजों से पहले उन्होंने कहा था कि वो अगर हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या अब आसिम राजा संन्यास लेंगे? इतिहास निकाल के देखिए, कभी बोलिंग इतनी नहीं हुई जितनी इस बार बूथ कैप्चरिंग करके वहाँ हुई है। प्रमाण है कि वो बूथ कैप्चरिंग है। हमने सारी शिकायत की हैं और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए, कि हम चुनाव में हम राजनीति छोड़ दें। क्या फायदा है इसी राजनीति का? आसिम राजा के सामने ये सवाल इसलिए भी खड़ा है कि जब बात चुनाव लड़ने की आई तो आजम खान ने उन्हीं पर भरोसा जताया, लेकिन वो एक बार भी आजम खान के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। और सवाल बड़ा हो गया कि क्या रामपुर में आजम और उनके करीबियों से मुस्लिम वोट का भरोसा टूट चुका है? क्योंकि सवाल सिर्फ रामपुर का नहीं है, सवाल 2024 का भी है। क्योंकि जब 16 महीने बाद चुनाव होगा तो एक सवाल आएगा कि क्या टाइगर अभी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली की, जहां भाजपा को सबसे बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि जिस खतौली को भाजपा ने 8 महीने पहले आसानी से जीत लिया था, वहां सपा रालोद ने मिलकर न सिर्फ भाजपा का विजय रथ रोक दिया, बल्कि सवाल खड़ा कर दिया कि जो उपचुनाव में हुआ क्या वो 2024 में भी होगा। क्योंकि खतौली को जीतने के लिए भाजपा ने हर वो दांव चला जिससे वो जीत सके, लेकिन जयंत की रणनीति के आगे भाजपा की हर रणनीति फेल हो गई। पश्चिम का अग्निपथ, जयंत ने रोका भाजपा का रथ। खतौली के सबसे बड़े लड़ैया सैनी की सेना पर भारी पड़े मदन भैया। उपचुनाव की जंग में भाजपा को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा है तो वो है खतौली, क्योंकि यही वो सीट है जिसने 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी थी। लेकिन अब सपा रालोद गठबंधन ने भाजपा को उसी की जमीन पर चित कर दिया है और खतौली की बाजी को मदन भैया ने 22,165 वोट से जीत लिया है। मदन भैया तमाम बातें कही गई, मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इतने मुकदमे हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया, आपको विधानसभा भेज दिया। नहीं, हमने पहले भी कहा धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन और धन्यवाद भाईचारा। गठबंधन की हवा चलने की शुरुआत हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं अपने गठबंधन के लीडरशिप के साथ मिलकर, और इसको हम जो है पहले जैसा उत्तर प्रदेश जहां पर एक भाईचारा था उसे हम पुनः विकसित करके पुनः लौटाएं।
खतौली की रणभूमि में आखिरकार जयंत चौधरी ने बीजेपी के विजय रथ को रोक ही डाला। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार और जयंत चौधरी की बड़ी जीत माना जा रहा है। जिस मुजफ्फरनगर की धरती ने यूपी की पॉलिटिक्स को बदल डाला, जयंत चौधरी ने उसी धरती से बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़कर मदन भैया को विधानसभा भेजकर ये संदेश दे दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी ही बड़े चौधरी हैं और उनका गठबंधन सब पर भारी है। लेकिन खतौली की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान जयंत चौधरी का है, जिन्होंने खतौली में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जयंत चौधरी ने 100 से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाएं की, कई रोड शो किए। ये जयंत चौधरी की रणनीति थी, जिन्होंने मदन भैया को मैदान में उतारकर जाट, गुर्जर, मुस्लिम वोट को ऐसा साधा कि भाजपा का सारा गणित फेल हो गया। क्योंकि भाजपा ने कभी मदन भैया को बाहरी बताया तो कभी बाहुबली, लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो तालिबान का जिक्र आ गया। खतौली की जीत के बाद रालोद के विधायकों की संख्या अब 9 हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा और रालोद का ये गठबंधन 24 के पिच पर भाजपा का रथ रोक पाएगा? क्योंकि एक विधानसभा जितना अलग बात है, पूरे चुनाव में टक्कर देना अलग बात है। खतौली से सरोज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।